हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट एंट्रेंस एग्जाम NET पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे किस तरीके से आपकी संपूर्ण काउंसलिंग प्रक्रिया होती है, कितने स्टेप्स होते हैं, कितने दिन लगेंगे, कितनी फीस लगेगी, कैसे आपको कॉलेज मिलेगा, किस प्रकार से कॉलेज चूज करना चाहिए, कितनी रैंक तक के छात्रों को कौन सा कॉलेज मिलेगा, सब कुछ एकदम विस्तार से इसमें जानेंगे। उम्मीद है आपको इस वीडियो के बाद कोई दूसरी वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी जिसमें आपको काउंसलिंग प्रक्रिया के बारे में जानना हो। और बाकी कोई भी अगर आपका इसके बाद में डाउट्स रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। पहले भी हम काफ़ी सारी चीज़ें बता चुके हैं, आज कुछ चीज़ें और बची हैं, उनके बारे में बारीकी से जानेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले आपका एग्जाम डेट जो कि 15 जून को ऑलरेडी हो चुका है, और इस बार आपका ये पूरा जो प्रोसीजर है बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी के द्वारा कराया जा रहा है। पिछली बार रोलखंड यूनिवर्सिटी के द्वारा कराया गया था, उससे पहले लखनऊ यूनिवर्सिटी के द्वारा कराया गया था। आपका रिजल्ट जो इस बार सबसे पहले रिकॉर्ड दिया गया, मात्र 15 दिनों में आपका रिजल्ट जारी कर दिया गया था, बहुत अच्छी बात है। लेकिन काउंसलिंग यहाँ पर स्टार्ट नहीं हो सकी क्योंकि कई सारे अभी तक ऐसे जो है यूनिवर्सिटीज़ हैं जिन्होंने अपने फाइनल ईयर के छात्र जो BA या BSc कर रहे हैं उनके अभी तक एग्जाम ही नहीं हुए हैं। ठीक है, तो जब तक उनकी परीक्षा नहीं हो जाती है, उनका रिजल्ट नहीं आ जाता है, तब तक आपकी काउंसलिंग की प्रक्रिया स्टार्ट नहीं हो सकेगी। तो अभी अगर हम काउंसलिंग मान के चलें कि काउंसलिंग आपकी कब से शुरू होगी, तो ये आप मान सकते हैं 15 अगस्त के बाद शुरू होगी। इससे आगे भी जा सकती है। पिछली बार 30 सितंबर से शुरू हुई थी। ठीक है, तो इस बार कितना लेट जाएगी इसके बारे में अभी नहीं कह सकते हैं, बट जैसे ही कोई ऑफिशियल अपडेट आएगा यहाँ पर आपको सबसे पहले बता दिया जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं आपका स्कोर कार्ड जो है, उसमें आपका स्टेट रैंक और कैटेगरी रैंक, दो प्रकार की रैंक दी गई हैं काउंसलिंग। और यहाँ पर एक बार और बता दें, जो जनरल कैटेगरी के छात्र हैं उनके में सिर्फ स्टेट रैंक शो हो रही होगी, तो उससे आप बिल्कुल परेशान ना हो। ठीक है, काउंसलिंग आपकी जो होती है वह स्टेट रैंक से होती है, कैटेगरी रैंक को आप भूल जाइए, पूरी प्रक्रिया आपकी स्टेट रैंक से होगी। ठीक है, तो स्टेट रैंक को ही हमें जो है ध्यान में रखना है। और कुछ लोगों का सवाल था कि ये जो काउंसलिंग हमारी ऑनलाइन होगी या ऑफलाइन, तो आपकी पूरी की पूरी जो काउंसलिंग है वो आपका ऑनलाइन ही होती है। ठीक है, सब कुछ आपको ऑनलाइन करना है, कुछ भी आपको ऑफलाइन नहीं करना है, सब आप अपने घर बैठे अपने मोबाइल या लैपटॉप से कर पाएंगे। आपको बस जो कॉलेज मिलेगा वहाँ पर आपको अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं। पहले की प्रक्रिया, फीस वगैरह सब कुछ आपका ऑनलाइन ही जमा होगी। कैसे होगी वो सब हम आपको बता देंगे जब आपका प्रोसीजर चल रहा होगा। चलिए, तो ऑनलाइन होगी सारी काउंसलिंग प्रक्रिया। ये आपने रिजल्ट्स पहले देख ही लिए होंगे, जो टॉपर की लिस्ट है, टॉप 10 स्टूडेंट्स हैं, इन्हें आप देख सकते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर देखिए टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितनी हैं। तो ये पूरे उत्तर प्रदेश की सीट्स हैं जो कि करीब 2,42,000 है। ये बिल्कुल कहीं पर भी एग्जैक्ट नहीं लिखा गया कि कितनी नंबर ऑफ सीट्स हैं, लेकिन अप्रॉक्स 2,40,000 है। ठीक है, जो कि प्राइवेट, गवर्नमेंट और एडेड तीनों ही मिलाकर सीट्स हैं। इसके बाद हम बात करें जो कि इंपॉर्टेंट है, गवर्नमेंट और एडेड, यानी कि सरकारी और अर्ध सरकारी सीट्स यहाँ पर कितनी हैं, तो वह टोटल सीट्स हैं आपकी 8,000। ये पहले 10,200 मानी जाती हैं, लेकिन अभी आपका रिसेंटली झांसी यूनिवर्सिटी ने 2 बार न्यूज़ में निकाला है कि जो 7,800 के अप्रॉक्स सीट्स हैं, तो हम अप्रॉक्स पूरा 8,000 मान सकते हैं। ठीक है, तो 8,000 ही छात्र ऐसे होंगे जो कि सरकारी कॉलेज में पढ़ सकेंगे या फिर सरकारी कॉलेज में उन्हें एडमिशन मिल सकेगा। बाकी जितनी सीट्स बचेंगी वो सारी की सारी प्राइवेट कॉलेज के लिए जाएंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपका गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के लिए रैंक कितनी होनी चाहिए। तो जाहिर सी बात है, अभी आपने देखा कि आपकी जो सीट्स हैं गवर्नमेंट वह करीब 8,000 अप्रॉक्स हैं। तो हम मान सकते हैं अगर ऊपर के 2 या 3,000 छात्र एडमिशन नहीं भी लेते हैं, ठीक, कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी रैंक काफ़ी अच्छी होती है फिर भी वो एडमिशन नहीं लेते हैं, कई कारण उनके हो सकते हैं, या फिर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते होंगे। तो यहाँ पर आपकी 10 से अगर 11,000, ये कौन सी रैंक है, स्टेट रैंक। ठीक है, अगर आपकी 10 से 11,000 स्टेट रैंक है या फिर 11,000 से कम स्टेट रैंक है, तो आपके चांसेस है कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा या फिर एडेड कॉलेज। लेकिन उस कॉलेज को मिलने के लिए बहुत ही सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होती हैं। जब आप कॉलेज चूज कर रहे होते हैं तो उसमें बहुत बारीकी से आपको ध्यान रखना होता है कि कौन कौन से हम कॉलेज सेलेक्ट करें आगे, और इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। जो अच्छे प्राइवेट कॉलेज हैं जहाँ पर डेली पढ़ाई होती है, क्लासेस रेगुलरली लगती हैं, ठीक है, उनको करीब आपसे 2 लाख से कम रैंक होनी चाहिए, तो आपको आपके ज़िले में या फिर आपके करीब आपको अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। इसके बाद हम बात करें जितने सारे प्राइवेट कॉलेज हैं इनके लिए रैंक क्या होनी चाहिए, तो ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है। अगर आपकी 0 भी रैंक होगी तब भी आप जो है इन कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, तो ऐसी कोई क्राइटेरिया नहीं है। डायरेक्ट एडमिशन के लिए भी कोई क्राइटेरिया नहीं है, जहाँ पर भी सीट्स अवेलेबल है वहाँ पर जाकर आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं। काउंसलिंग की उसमें कोई दिक्कत नहीं, ना ही आपकी रैंक की कोई उसमें ज़रूरत पड़ेगी। आगे जाकर हम देखते हैं। अब देखिए संपूर्ण काउंसलिंग प्रक्रिया, ये जो हमें आपको स्पेशली इस वीडियो में समझाना है। ठीक है, तो देखिए स्पेशली जो हमें इस वीडियो में समझाना है आपका संपूर्ण काउंसलिंग प्रक्रिया। संपूर्ण काउंसलिंग प्रक्रिया आपकी जो 3 राउंड में होती है। सबसे अब यहाँ से आप ध्यान से समझना, आपका जो पहला राउंड है यहाँ पर, इसमें क्या होगा, आपके 4 फेज होंगे। ठीक है, पहले राउंड में आपके 4 फेज होंगे, फेज 1, 2, 3, 4। पिछली बार आपके फेज 1 में छात्र बुलाए गए थे 1 से 75,000 स्टेट रैंक तक के। ठीक है, बार बार मैं आपको कह रहा हूँ स्टेट रैंक, कैटेगरी रैंक भूल जाइए, सारी काउंसलिंग प्रक्रिया हमारी स्टेट रैंक से होती है।
तो यहाँ पर आप देखेंगे स्टेट रैंक है हमारी, ठीक है। एक अगर आपकी रैंक स्टेट रैंक 1 से 75,000 तक है तो आप फेज फर्स्ट में आते हैं। तो जब फेज फर्स्ट चल रहा होगा तो उस टाइम सिर्फ वही छात्र रजिस्ट्रेशन करेंगे जिनकी स्टेट रैंक होगी 1 से 75,000 तक। अगर कम रैंक तक के बुलाए जाएंगे तो जब इनका प्रोसीजर पूरा है, प्रॉस्पेक्टस जो है जारी होगा, अभी बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी जारी करेगी अपना काउंसलिंग शेड्यूल, उसमें बताएंगे, ठीक है। पिछली बार जो बुलाए गए थे वह छात्र आपके इसी तरीके से बुलाए गए थे। दूसरे राउंड में आपके जो है 75,001 से लेकर 2 लाख तक के रैंक वाले तक के छात्र बुलाए जाएंगे प्लस लेफ्ट ओवर। अब यहाँ पर आपको बहुत ही ध्यान देने वाली क्या चीज़ है उस चीज़ को आप समझिएगा। इसमें जो आपका प्लस लेफ्ट ओवर लिखा है, इसका क्या मतलब है। यहाँ पर कई सारे छात्र गलती कर देते हैं और इनकी रैंक यकीन मानिए इतनी अच्छी होती है, 10,000 से नीचे होती है, फिर भी इन्हें बाद में प्राइवेट कॉलेज लेना पड़ता है। क्यों, उसका रीज़न समझिए। तो यहाँ पर देखिए, मान लीजिए अगर आपका पहले फेज में आपका नंबर आ जाता है और आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया, ठीक है, रजिस्ट्रेशन कर दिया, आपने जो कॉलेज चूज किए 3 या 4, मान लीजिए आपने सिर्फ प्राइवेट गवर्नमेंट कॉलेज को आपने नंबर दिया, क्योंकि पहले फेज में जितने भी छात्र होंगे उन सभी को गवर्नमेंट और एडेड और प्राइवेट तीनों ही कॉलेज से होंगे, क्योंकि उस टाइम कोई भी सीट्स फिल नहीं होती हैं। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है जो पहले रजिस्ट्रेशन करा देगा उसको सरकारी कॉलेज मिलेगा। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको 3 से 4 दिन मिलते हैं, किसी भी दिन आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे आपको सारे कॉलेज शो होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, जो छात्र इस टाइम रजिस्ट्रेशन करा लेंगे, अगर उनको कोई कॉलेज नहीं मिलता है, ठीक है, मान लीजिए आपने 2-3 गवर्नमेंट कॉलेज चूज कर लिए और उनको नहीं मिला, तो वो लोग फेज सेकंड में रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाएंगे। समझ रहे हो आप लोग, ना फेज थर्ड में करा पाएंगे, ना फेज फोर्थ में, फिर वो सीधे जाएंगे पूल काउंसलिंग में। और पूल काउंसलिंग तक सारे के सारे जो है गवर्नमेंट और एडेड कॉलेज की सीट्स फिल हो चुकी होती हैं। समझ रहे हैं आप लोग। तो इसलिए आपको जो बहुत अच्छे से कॉलेज चूज करने हैं कि आपको अपने नंबर पर कॉलेज मिल जाए। अगर आपको नहीं मिलता है फिर बाद में आपको प्राइवेट ही कॉलेज मिलना है, सरकारी सीट्स नहीं बचती हैं। अब जो प्लस लेफ्ट ओवर का मतलब ये है, मान लीजिए आपका 1 से 75,000 तक की रैंक थी और आपने फेज फर्स्ट के दौरान रजिस्ट्रेशन ही नहीं किया, आपने काउंसलिंग ही नहीं कराई, आपने काउंसलिंग में पार्टिसिपेट ही नहीं किया, तब आप फेज सेकंड में रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इसी प्रकार से अगर आपने फेज फर्स्ट और सेकंड में रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तब आप फेज थर्ड में करा सकते हैं। इसी प्रकार अगर आपने फेज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों में ही रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तब आप फेज फोर्थ में करा सकते हैं, चाहे आपकी रैंक कितनी भी हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इनको आप समझना है। आपको अपने फेज में ही रजिस्ट्रेशन करना है, काउंसलिंग करानी है। अगर आपको कॉलेज नहीं मिलता तो फिर आप सीधे पूल काउंसलिंग में जाएंगे और किसी में भी रजिस्ट्रेशन नहीं करा सकते हैं। उम्मीद है आप लोग हमारी जानकारी अच्छे समझ पा रहे होंगे। टेंशन मत लो, जब काउंसलिंग चलेगी उस टाइम एक बार आपको फिर से हम अच्छे से समझा देंगे, सब कुछ आपको बढ़िया से बता देंगे, कौन से कॉलेज चूज करने, कितने ज़्यादा करें। और कॉलेज चूज करने का यहाँ पर कोई भी क्राइटेरिया नहीं होता। आप 10 कॉलेज चूज करिए, 50 कॉलेज चूज करिए, 100 कॉलेज चुनिए, कोई भी आपका क्राइटेरिया नहीं होता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, अब एक बात इसमें और आपको इंपॉर्टेंट बताते हैं। मान लीजिए आपने 20 कॉलेज चूज किए, ठीक है, और उनमें से आपको कोई एक कॉलेज मिल जाता है, लेकिन वहाँ से आपको बीएड नहीं करना, वहाँ पर आप कॉलेज अटेंड नहीं कर सकते हैं, तो फिर आपकी यहाँ पर एक 5,000 फीस जो है एडवांस सबमिट होती है। 5,000 फीस आपकी एडवांस जो है जमा होती है, वो आपका वापस नहीं होंगे, ठीक है। अगर आपको कोई भी कॉलेज मिल जाता है, जो आपने कॉलेज चूज किए हैं उनमें से कोई एक कॉलेज मिलता है, अगर आपको कोई कॉलेज मिल गया तो आपके 5,000 रुपये वापस नहीं होंगे, चाहे आप उस कॉलेज में एडमिशन लें चाहे नहीं लें। और रुपये कब वापस होते हैं, जब आपने जितने भी कॉलेज चूज किए हैं 10-20, उनमें से आपको कोई भी कॉलेज नहीं मिलता है, तब आपके जो 5,000 रुपये वापस होते हैं, अन्यथा नहीं होते हैं। तो कॉलेज चूज करते टाइम आपको बहुत ध्यान रखना है, आप जिन कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं आप सिर्फ उन्हीं कॉलेज को चूज करेंगे, बिल्कुल भी उन कॉलेज को चूज नहीं करेंगे जहाँ पर आपको एडमिशन लेना ही नहीं है, क्योंकि अगर आपको वो कॉलेज मिल गया फिर वो आपको ड्रॉप करना पड़ेगा और आपके 5,000 रुपये जो वापस नहीं आएंगे, ठीक है। तो बहुत ध्यान से आप, उम्मीद है ये सारी जानकारी समझ चुके होंगे। बाकी इस तरीके से आपकी काउंसलिंग होगी। जब फेज फर्स्ट की हो रही होगी तो बाकी जो रैंक वाले हैं वो आराम से बैठेंगे, उन्हें कुछ नहीं करना है, ठीक है। अपना नंबर आने पर सभी को जो है काउंसलिंग करनी है। अब यहाँ पर दूसरा राउंड है पूल काउंसलिंग। अब मान लीजिए आपका पहला राउंड यानी कि फेज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ चारों में ही आपका एडमिशन नहीं हुआ, तब आप जो है पूल काउंसलिंग कराएंगे। पूल काउंसलिंग में क्या होता है, पूल काउंसलिंग में आपकी सारी फीस एक बार में ही जमा होती है। उसमें क्या होता है, पहले फेज में जो हमने आपको पहला राउंड बताया उसमें आपका रजिस्ट्रेशन के दौरान 750 रुपये जो है काउंसलिंग फीस जमा होती है, ठीक है, ये आपके वापस नहीं होते हैं। प्लस 5,000 रुपये आपके कॉलेज फीस एडवांस जमा होती है, यानी कि जब आपको कॉलेज मिलेगा तो उसमें ये 5,000 रुपये उसी में आपके जो है लग जाएंगे, ठीक है। और 750 रुपये आपके रिफंड नहीं होते हैं, 5,000 आपके रिफंडेबल फीस होती है। लेकिन जब आप ये पूल काउंसलिंग कराते हैं तो इसके दौरान आपको जो है टोटल जो आपकी फीस होती है, ठीक है, 51,250 ये आपको सबमिट करनी पड़ती है। 51,250 जो कि फर्स्ट ईयर की फीस होती है, ये आपको जो है पूरी एक बार में ही जमा करनी होती है। ये सबसे बड़ा एक कह सकते हैं जो आपको रिस्की काम है इसमें पूल काउंसलिंग में, ठीक है। तो पूल काउंसलिंग में आपको बस ऐसे ही कॉलेज चूज करने हैं जिसमें सीट्स खाली रह गई हों, उनसे हम पहले पता कर लेंगे, या फिर जो डाटा आता है
उसमें आपको बता दें कि इतनी सीट्स खाली रह गई इस कॉलेज में, तो आप इस कॉलेज को चूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी जो है इसमें मान लीजिए पूल काउंसलिंग में आपने भाग लिया, सारी फीस आपने पेमेंट कर दी, आपको कॉलेज नहीं मिला, तो दिक्कत कोई नहीं है, रिफंड आ जाता है। लेकिन ये रिफंड आने में 3 से 4 महीना लग जाता है और आपको एडमिशन भी तुरंत ही लेना होता है, ठीक है, डायरेक्ट एडमिशन में, तो आपके पास फिर पैसा नहीं होगा। तो इसलिए हम लोग बहुत सोच समझ के काउंसलिंग करेंगे, आपका पैसा बिल्कुल भी ना फंसे, इस तरीके से पूरी आपको काउंसलिंग अच्छे से करनी है। तो पूल काउंसलिंग इस तरीके से होती है कि जितने भी छात्र होते हैं, चाहे कितनी भी आपकी रैंक हो, सभी लोग पूल काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कॉलेज चूज करेंगे सेम उसी तरीके से, और उनमें से आपको कोई एक कॉलेज मिल जाएगा। तीसरा राउंड क्या होता है, मान लीजिए आपका पूल काउंसलिंग में भी एडमिशन नहीं हुआ, फर्स्ट काउंसलिंग में भी एडमिशन नहीं हुआ, फिर आप सीधे जाते हैं तीसरे राउंड में। तीसरे राउंड में क्या होता है, डायरेक्ट एडमिशन, जहाँ पर भी सीट्स खाली वहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट लेकर जाइए, आराम से आपका एडमिशन हो जाएगा। अब देखिए प्रोसीजर इसका क्या, जो हमने आपको बताया है। सबसे पहले आपका क्या होता है, रजिस्ट्रेशन, ठीक है, जो आपका फेज फर्स्ट या फिर पूल काउंसलिंग में आप पार्टिसिपेट करेंगे या फिर डायरेक्ट एडमिशन में, ठीक है। डायरेक्ट एडमिशन आपको काउंसलिंग नहीं होती, सिर्फ फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड के लिए। तो जब आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, अपना 750 रुपये आपके जमा होंगे और 5000 रुपये आपके रिफंडेबल होंगे, जो कि रिफंड हो जाएंगे अगर आपको कॉलेज नहीं मिलेगा तो। पूल काउंसलिंग में पूरी फीस जो है आपका 51,250 जाएगी और प्लस आपका 750 रुपये आपको दोबारा से काउंसलिंग फीस देनी पड़ेगी पूल काउंसलिंग के दौरान। ओके, क्लियर है, ठीक है। फिर आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन के लिए हमें 3 से 4 दिन मिलता है, 3 से 4 दिन में आप अपने रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। फिर आपको यहाँ पर कॉलेज चॉइस करना है, कॉलेज आप कितने भी चूज कर सकते हैं, जैसे आप प्रेफरेंस देनी पड़ेगी कि पहले नंबर पर ये, दूसरे नंबर पर ये, इस तरीके से आपको कॉलेज की प्रेफरेंस देनी पड़ती है। फिर यहाँ पर आपको कॉलेज अलॉटमेंट रिजल्ट, यानी कि जो आपने जितने भी कॉलेज चूज किए हैं उनमें से आपको एक कॉलेज मिल जाएगा, उसे हम कहते हैं अलॉटमेंट रिजल्ट। अलॉटमेंट रिजल्ट में आपका कॉलेज का नाम लिखा रहेगा और बची हुई फीस लिखी रहेगी। मान लीजिए 51,250 है और आप उसमें से 5,000 रुपये पहले ही दे चुके हैं, ठीक है, तो बची हुई फीस 46,250 उसमें जो है लिखकर आ जाएगी। इसी प्रकार से अगर मान लीजिए आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है, कई बार ऐसा भी होता है गवर्नमेंट कॉलेज की फीस 5,000 से भी कम होती है, ठीक है। अगर 5,000 से कम है तो बची हुई फीस आपको आपके खाते में जमा कर दी जाएगी, जो आपका रजिस्ट्रेशन के दौरान आप खाता बैंक अकाउंट लगाएंगे उसमें आपका फीस वापस आ जाएगी। अगर 5,000 से ज़्यादा है तो फिर आपको जो अलॉटमेंट रिजल्ट आएगा वहाँ पर आपको कॉलेज का नाम शो होगा, जो कॉलेज मिला है, और बची हुई फीस शो होगी। वो फीस आपको ऑनलाइन ही पेमेंट करनी, ध्यान दीजिएगा, कॉलेज में आपको फीस पेमेंट नहीं करनी है, आपको उसी टाइम ऑनलाइन ही फीस पेमेंट करनी है। जैसे आप फीस पेमेंट करेंगे उसके बाद यहाँ पर आपको कॉलेज अलॉटमेंट लेटर आ जाएगा, ठीक है। ये लेटर फाइनल होता है, यही आपको लेकर अपने कॉलेज में जाना है, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, आपका एडमिशन हो जाएगा। ये पूरा प्रोसीजर 10 से 12 दिन का होता है। मान लीजिए फेज फर्स्ट है तो फेज फर्स्ट आपका चलेगा 10 से 12 दिन, ठीक है। इसी प्रकार से फेज सेकंड चलेगा 10 से 12 दिन, इसी प्रकार से फेज थर्ड, फेज फोर्थ चलेगा, ठीक है। इस प्रकार से आपको डेज मिलते हैं, हालांकि बाद में थोड़े डेज कम कर दिए जाते हैं, लेकिन आप मान के चलिए 1 महीने तो आपकी काउंसलिंग जो है चलती ही है। इसके बाद यहाँ पर आपको काउंसलिंग के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट्स कौन से हैं, तो काउंसलिंग के लिए आपके जरूरी डॉक्यूमेंट्स सिर्फ 3 हैं। सबसे पहली चीज़ आपका फाइनल ईयर का रिजल्ट होना चाहिए। अब रिजल्ट में आप चाहे आपकी ओरिजिनल मार्कशीट हो, चाहे आपका रिजल्ट आ चुका हो, आपकी नेट वाली मार्कशीट हो, ओरिजिनल की कोई यहाँ पर जरूरत नहीं है। अगर आपकी नेट वाली मार्कशीट है तो उससे भी काम चल जाएगा। आगे यहाँ पर आपकी बैंक की पासबुक चाहिए। ये बैंक की पासबुक यानी बैंक अकाउंट या तो आपका खुद का होना चाहिए या फिर आपकी मम्मी या फिर आपके पापा का, 3 ही लोगों का खाता लगा सकते हैं और किसी का आप जो अकाउंट नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये बातें आप जो समझिएगा। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। मोबाइल नंबर आपका खुद का होना चाहिए और ईमेल आईडी भी आप कोई भी लगा सकते हैं। ये तीनों चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है काउंसलिंग के लिए। जब हम रजिस्ट्रेशन वगैरह करेंगे तो बस यही चीज़ जरूरत पड़ेंगी और कोई ज़रूरत नहीं होगी। अलॉटमेंट रिजल्ट आ जाएगा, फिर जब आप अपने कॉलेज में जाएंगे तो कॉलेज में आपको ये सभी डॉक्यूमेंट्स जो है ले जाने हैं। कौन कौन से, यहाँ पर आप देखिएगा, ये आपको कॉलेज में ले जाने हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले ऑल एकेडमिक, यानी कि जो भी आपका 10th है, 12th है, जो भी आपने BA BSc की है, ये तीनों आपको डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं और ये ओरिजिनल होने चाहिए, ठीक है। मार्कशीट अगर आपकी ओरिजिनल नहीं है फाइनल ईयर वाले छात्रों की तो कोई दिक्कत नहीं, जो नेट वाली आप उसे लेकर जाएंगे। उसके बाद इनकम सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट। अब देखिए इनकम और कास्ट सर्टिफिकेट सिर्फ उन्हें चाहिए जिन लोगों ने अपना फॉर्म फिल किया था और उसमें लगाया था। जिन लोगों ने नहीं लगाया उन्हें कोई दिक्कत नहीं। मान लीजिए यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट जनरल कैटेगरी के छात्रों के लिए नहीं चाहिए होता है तो उन लोगों को नहीं ले जाना है। ऐसा नहीं कि आप जनरल में तब भी आप अपनी जो है कास्ट सर्टिफिकेट ले जा रहे हैं। अगर आप EWS में आते तो आप ले जाएंगे, ठीक है। अगर आपने EWS लगाया सर्टिफिकेट तो आप ले जाएंगे, अदरवाइज आपको ले जाने की जरूरत नहीं है। और जिसके पास भी इनकम और कास्ट है तो आपको दोनों चीज़ें ओरिजिनल ले जानी है। इसमें आपको एक और बात बता दें, कई सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने अपने फॉर्म फिल किया था तो वहाँ पर आपने जो आय या जाति प्रमाण पत्र लगाया था वह आपने पुराना लगा दिया, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, उस टाइम आपने पुराना लगा दिया है, लेकिन अब जब आप अपने कॉलेज में जाएंगे तो आप नए डॉक्यूमेंट्स लेकर जाएंगे, नए वाले ही वहाँ पर सबमिट करेंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जो आपने डॉक्यूमेंट्स उसमें लगाए हैं फॉर्म में वही आप जमा करें। आप आय और जाति
नई वाली लेटेस्ट बनवाकर उसे ही आप जमा करिएगा, ठीक है। पुरानी बिल्कुल भी आपको जमा नहीं करनी है। उसके बाद टीसी या फिर सीसी या फिर आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपको तब ले जाना है जब आप यूनिवर्सिटी चेंज कर रहे हो। बाकी आपका टीसी सीसी से काम चल जाएगा। ये बिल्कुल ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको जो है ये वाली चीज़ तो 3rd नंबर पर है कि आपको तुरंत ले ही जानी है। अगर आपके पास नहीं है तो आप एडमिशन के बाद 4 से 5 दिनों में जमा कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपका वेटेज डॉक्यूमेंट्स जो भी आपने लगाया हुआ NSS NCC वो आपको ले जाने हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको कुछ एफिडेविट्स, ये एफिडेविट्स आपको कॉलेज के द्वारा बताए जाएंगे, उनको आप बाद में जमा कर सकते हैं। अलॉटमेंट लेटर आपको ले जाना जो निकलेगा। उसके बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म, ये सब आप लॉग इन करके प्रिंट कर सकते हैं। स्कोर कार्ड आपको ले जाना है और अपना एडमिट कार्ड आपको ले जाना है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाने हैं अपना वेरिफिकेशन कराने के लिए। बाकी कुछ बचेगा तो आप बाद में भी जमा कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं आएगी। तो हमने आपको उम्मीद है सारी की सारी काउंसलिंग प्रक्रिया अच्छे से समझा दी है, आपको समझ भी आई होगी। फिर भी अगर कोई जानकारी रह गई तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, वहाँ पर हम पूरी जानकारी बता देंगे। और ऐसी वीडियोज आती रहेंगी, लाइव भी हम लोग इंटरेक्शन करेंगे, अगर जरूरत होगी तो आपके साथ लाइव बात करेंगे। जो आपको जरूरत लगे आप लोग पूछ लेना। अगर लाइव भी आना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हम लोग लाइव डिस्कस करें, तो आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। 2 से 4 दिनों में लाइव आकर वहाँ पर आपके सारे डाउट्स ले लेंगे, ठीक है। तो आप लोग साथ बनाए रखिएगा। वीडियो पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। इसी के साथ आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।